Assalamu alaikum all. We are here with the discussion of chapter number 5 that is titled as job stress. Of course हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो इसका चैप्टर नंबर 5 के साथ हम लोग हैं, इसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग को अगर याद हो, हम लोगों ने ये डायग्राम जो है इसको बार बार रेफर किया है। बेसिकली ये इंटीग्रेटेड ओबी मॉडल है होलकेट का। तो इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन इसी के ऊपर सारा हमारा फोकस है। तो इसमें हम लोगों ने बात स्टार्ट की थी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट। तो दीज आर द टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर पा रहे हैं। देन वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द मीडिएटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, उसके हम डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं, नॉट कंप्लीटेड इट सो फार। सो हम इसे गॉन थ्रू नहीं कहेंगे, गोइंग थ्रू कह सकते हैं हम लोग। देन वी विल डिस्कस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे तीन तरह के मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म, आपको ग्रुप मैकेनिज्म नजर आ रही है, और उसके बाद आप लोग को इंडिविजुअल मैकेनिज्म नजर आ रही है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल और ग्रुप मैकेनिज्म हमारे इंडिविजुअल मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो अल्टीमेटली हमारे इंडिविजुअल आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब इंडिविजुअल आउटकम्स बेसिकली डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिहेवियर्स डिस्कस करेंगे ह्यूमंस के। तो इसलिए जो है वो ह्यूमंस के आउटकम्स को ही बेस बनाया जा रहा है, और वो इंडिविजुअल लेवल आउटकम्स होती हैं हमारी। तो दैट इज वाई उसी पे फोकस है हमारा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस के चैप्टर को। वो आपको नज़र भी आ रहा है एक यूनिक फॉर्मेट, यूनिक फॉर्म के अंदर वो है, तो दैट इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ सब लोग फेमिलियर होंगे, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या होगा। ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज ए नेगेटिव सिचुएशन। ठीक है, ये जब ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली हमारी परफॉर्मेंस कम होगी, और हमारी कमिटमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम होगी। दैट इज़ वाई स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको हमेशा फर्म्स कोशिश करेंगी, इंडिविजुअल्स कोशिश करेंगे कि उनको रिड्यूस किया जाए, या कुछ ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो अडेप्ट किया जाए जिससे स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम हो जाए। अब स्ट्रेस क्या होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो इसको काज करती हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसकी क्या आउटकम्स होती हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर का प्राइम फोकस है। तो हम जो है वो स्ट्रेस के साथ जो है उसके कॉन्सेप्ट के साथ इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेस के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने गिवन है, आपने इस एग्जांपल को कोशिश करनी है खुद सॉल्व करने की। ठीक है, और इसके एंड पे आपको नजर आ रहा है एक प्लम कलर में या मैरून कलर में कि नाउ आइडेंटिफाई द कॉजेज रीजंस ऑफ स्ट्रेस प्रोवाइडेड इन द केस। एक छोटा सा सिनेरियो है जिसमें आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, एक वीक के बाद एग्जाम्स हैं, आपने पहले प्रिपरेशन भी नहीं की, आपने वो लास्ट वीक जो है वो फोकस किया हुआ था कि इसमें आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। अब नारान कगान आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं 3 डेज ट्रिप के ऊपर। ठीक है, अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ सकते, यू गो फॉर नारायण का गाना, आप कहते हैं मैं आगे तैयारी कर दूंगा। वट हैपन्स के एक बैड लक होती है कि वहाँ पे आप जो है स्लाइडिंग होती है, लैंड स्लाइडिंग, और यू आर एक्चुअली यू कैन से स्टक हुआ देयर। ठीक है, तो स्टक होने की वजह से आपके 2 दिन और एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाते हैं। तो नाउ व्हाट विल हैपन, इमेजिन कि 3 डेज का ट्रिप, 2 डेज वहाँ और वेस्ट हो गए, तो 5 डेज चले गए 7 डेज में से, यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 डेज। अब वो जो 2 दिनों में अब वहाँ रहते हुए और जो रिमेनिंग 2 डेज में आपकी क्या हालत होगी, यू कैन इमेजिन दैट। दैट इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। तो जो फीलिंग्स आपको आ रही है ना उन 5 डेज के अंदर जो आपने वहाँ गुजारे, या खास तौर पे 3 डेज गुजरने के बाद जब आप स्टक हुए वहाँ पे, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है हाईएस्ट लेवल की आपके लिए। तो अगर हम वहाँ से एक कॉन्सेप्ट ड्राइव करने की कोशिश करें जो आपके साथ होगा, जो आपकी फीलिंग्स होगी, आप उसको अगर लिखें कि आप क्या क्या फील करेंगे, तो बेसिकली वो स्ट्रेस की फीलिंग्स है। तो स्ट्रेस को हम कह सकते हैं, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ psychological response to demands that possess certain stakes for the person and that takes or exceed the person's capacity or resources। ठीक है, बेसिकली यहाँ टैक्स से मुराद जो है वो, जो टैक्स हमारी इनकम पे होता है वो नहीं है, यहाँ टैक्स से मुराद इंक्रीज का है। ठीक है, तो किसी चीज़ में जो इंक्रीज होता है, तो अगर कोई हमारी पर्सनल कैपेसिटी से बढ़ जाए चीज़, ऐसी डिमांड समटाइम ना, इसको सिंप्लीफाई करके हम डेफिनेशन को, तो जब डिमांड्स हमारी बढ़ जाती हैं हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उस सूरत में हमें स्ट्रेस की फीलिंग्स होती हैं। लाइक देखिए, आपको अगर बाकी पूरे वीक ज़रूरत थी स्टडी करने की, लेकिन 2 दिन आपके पास रह गए हैं नारायण खगान जाने की वजह से और वहाँ स्ट्रक होने की वजह से, तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो, अगर आप फील करते हैं कि आप 2 दिनों में कोप अप कर लोगे, आप 2 दिनों की ही बात है, तैयारी 2 दिनों में ही होनी है, तो आपको कम स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो डिमांड्स हैं वो आपकी एक्सीड नहीं कर रही हैं, आपकी कैपेसिटीज या आपकी जो रिसोर्स अवेलेबल है उनसे।
और अगर आपको लगता है नहीं 2 दिनों में तैयारी नहीं होनी, मुझे तो 1 हफ्ता चाहिए था, तो आप हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि आपके तो 5 डेज वेस्ट हो गए। तो इसलिए बेसिकली आपके पास रिसोर्सेज होते हैं कुछ, या कुछ कैपेसिटीज होती है, फिर उनसे बढ़ जाए काम, डिमांड्स उनसे ज़्यादा हो जाए, तो उस सूरत में जो सिचुएशन जनरेट होगी वो स्ट्रेस कहलाएगी। ओके, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, द डिमांड्स दैट कॉज पीपल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस आर कॉल्ड स्ट्रेसेस। तो वो जो डिमांड्स होती हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस फील होता है, दोज आर कॉल्ड स्ट्रेसेस। And last point is the negative consequences that occur when demands, takes or exceed a person's capacity or resources are called strains. तो जो आउटकम्स आती है ना स्ट्रेस की वजह से, वो स्ट्रेन की सिचुएशन होती है। अब स्ट्रेन जो है फिजियोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बेसिकली स्ट्रेस है, उसको ध्यान में रखिए कि स्ट्रेस क्या है, कि जब आपकी डिमांड्स, किसी भी चीज़ की डिमांड्स आपकी कैपेसिटी या आपकी जो है वो रिसोर्सेस एक्सीड कर जाता है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्ट्रेस सिचुएशन। आप गाड़ी चलाते हो, आपको जो है वो एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए 1 घंटा लगता है। अब क्या हुआ है कि 1 घंटा ही रह गया है आपका पहुंचने में, रास्ते में थोड़ा सा मिसहैप हो जाता है, इशारा बंद हो जाता है, आप पे 10 मिनट या चौक हो जाती है ट्रैफिक, आपको वहाँ स्ट्रेस की सिचुएशन होगी। यही होता है कि लोग स्ट्रेस में आके हॉर्न बजाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि डिमांड है कि 40 मिनट में पहुंचना है, डिस्टेंस 1 घंटे का है। अब हम गाड़ी तेज भी चलाएंगे, रश ड्राइविंग भी करेंगे, ठीक है, दूसरों को क्रॉस करने की कोशिश भी करेंगे, वो सारा क्यों आप कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस की एक्सप्रेशन है, वो स्ट्रेन की शक्ल में हो रहा है आपका, जो आप कर रहे हो, ठीक है। और वो जो टाइम थोड़ा रह गया, दैट हैज बिकम अ स्ट्रेसर। ओके, अब स्ट्रेस लोगों को क्यों होता है, व्हाई सम पीपल आर मोर स्ट्रेस देन अदर्स, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से कुछ लोगों की स्ट्रेस ज्यादा होता है और कुछ लोगों के कम होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वी हैव ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। अब ये थ्योरी कहती है, इट एक्सप्लेन्स हाउ स्ट्रेसेस आर परसीव्ड एंड अप्रेज्ड एज वेल एज हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू दोज परसेप्शंस एंड अप्रेजल्स। यानी स्ट्रेस होती क्यों है और लोग उस स्ट्रेस का रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये हमारी ट्रांजैक्शन स्ट्रेस थ्योरी ऑफ स्ट्रेस है। तो दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज दैट अप्रेजल्स आर इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस होते हैं, प्राइमरी अप्रेजल है और एक हमारी सेकेंडरी अप्रेजल है। फिलहाल हम प्राइमरी अप्रेजल को डिस्कस करेंगे कभी कुछ स्लाइड में, और फिर उसके बाद हम जो है वो सेकेंडरी अप्रेजल को करेंगे। तो प्राइमरी अप्रेजल में ये होता है कि हाउ स्ट्रेस इज परसीव्ड एंड अप्रेज्ड बाय इंडिविजुअल्स, उसको वो पॉजिटिवली लेते हैं या उसको नेगेटिवली लेते हैं। और जो सेकेंडरी अप्रेजल है उसमें वो कोप अप करने की, यानी उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज सेकेंडरी अप्रेजल। तो ट्रांजैक्शन थ्योरी ऑफ स्ट्रेस बताती है कि लोग पहले स्ट्रेस के रीजन ढूंढते हैं, क्यों स्ट्रेस है, उसको परसीव करते हैं कि ये पॉजिटिव स्ट्रेस है या नेगेटिव स्ट्रेस है, ज्यादा है या कम है, ठीक है, तो इसको ओवरकम किया जा सकता है या नहीं। फिर वो उसके मुताबिक उसकी स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं, वो जो स्ट्रेटजीज ढूंढने का स्टेज है कि स्ट्रेस को ओवरकम किया जाए, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अप्रेजल। So we are focusing here on primary appraisal first. Primary appraisal क्या है, when people encounter stresses, people first consider whether a demand causes them to feel stress, and if it does, they consider the implications of the stressor in terms of their personal goals and overall well-being. तो हम ये देखते हैं, ये 3 केसेस हैं आपके सामने छोटे से, अंडरस्टैंड करने के लिए इनको आपने पढ़ना है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि आपको क्वेश्चन गिवन है कि प्राइमरी अप्रेजल जो कौन सी की है, लाइक जो कैशियर्स हैं, 3 कैशियर्स की एग्जांपल है, वो कौन सी कर रहे हैं प्राइमरी अप्रेजल, और वो क्यों फील कर रहे हैं कि उसमें क्या वजह है, ठीक है, क्या वो स्ट्रेस में जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं, ठीक है, वो आपकी प्राइमरी अप्रेजल होगी। तो यहाँ पे आपने इन तीनों केसेस की प्राइमरी अप्रेजल करनी है। अच्छा, अब जो स्ट्रेसेस हैं वो बेसिकली बच्चों हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, हिंड्रेंस स्ट्रेसेस हैं और चैलेंज स्ट्रेसेस हैं। हिंड्रेंस रुकावट, ऐसे स्ट्रेसेस जो आपको रुकावट फील होते हैं, कि रुकावट बन रहे हैं आपकी तरक्की में, आपकी ग्रोथ में, आपके प्रमोशन में, आपके टाइम रोक रहे हैं आपको, हिंड्रेंस स्ट्रेसेस। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है, ट्रैफिक चौक हो जाती है, 1 घंटे का डिस्टेंस है और 1 घंटा ही बाकी रह गया, 10 मिनट वहाँ ज़ाया हो जाते हैं, तो अभी आपके लिए हिंड्रेंस स्ट्रेसर है, वो आपके लिए रुकावट बन रहा है आपकी मंजिल तक पहुँचने में आपको, ठीक है। आपने पेपर देनी है, पेपर में आपके कंपटीशन है, आपने पोजीशन लेनी है, किसी को चैलेंज किया हुआ है आपने, और नारायण का खान का टूर आ गया है, अब ये आपको हिंड्रेंस स्ट्रेसर फील होगा, आपको फील होगा कि ये तो रोक देगा आपको पोजीशन लेने से, ठीक है, ये हिंड्रेंस स्ट्रेसर है। The hindrance stresses are stressful demands that people tend to perceive as hindering their progress toward personal accomplishments or goal attainment. Hindrance stresses most often trigger negative emotions such as anxiety and anger. ठीक है, तो इसकी वजह से क्योंकि ये हिंड्रेंस स्ट्रेसेस है, आपके गोल्स अकम्प्लिश नहीं होंगे, तो इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होगी, आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा लगेगा,
आप डिप्रेशन में जाओगे, ये नेगेटिव इसके आउटकम। तो इससे जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं हिंड्रेंस स्ट्रेसेस है वो नेगेटिव है। And second one is challenge stresses. Stresses demand that people tend to perceive as opportunity for learning, growth and achievement. जिस तरह देखिए, आपको टीचर एक टास्क देता है, ठीक है, और आपको उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। आपको लगता है यार ये नया है, इससे कुछ नया होगा, इससे कुछ नया करने को मिलेगा, चलो कुछ नया सीखूंगा तो सही ना। ये चैलेंज स्ट्रेसर है। अभी आपकी मर्जी है आप उसको कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, जिस तरह आप गाड़ी में ट्रैफिक में फंस गए हो तो आप उसको चैलेंज भी एज्यूम कर सकते हो, यार मैं मुझे अपनी ड्राइविंग पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, लेट्स ट्राई टुडे। 1 घंटे का ट्रैवल है, मैंने 40 मिनट में करना है। और जो है वो कैनाल के ऊपर जो है वो कैमरास भी लगे हुए हैं, मैंने वहां से कैमरा से बचना है, चलान भी नहीं करवाना, और मैंने 40 मिनट में पहुंचना भी है। दिस इज अ चैलेंज स्ट्रेसर। आप उसको अपने लिए चैलेंज बना रहे हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको हिंड्रेंस लें या आप उसको चैलेंज लें। यूजुअली जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उसको चैलेंज एज्यूम करते हैं, और जो पेसिमिस्टिक है उसको हिंड्रेंस एज्यूम करते हैं। ठीक है, जिस तरह इंटरनेट का ना होना एक बहाना है, जरूर है। उसकी वजह से मैं भी कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, वही भी कह सकते हैं कि सर इंटरनेट नहीं था इस वजह से क्लास नहीं ले सका। मैं कहूँगा बेटा इंटरनेट नहीं था, मैं क्लास नहीं ले सका। दिस इज हिंड्रेंस स्ट्रेस, मैं रुकावट फील कर रहा हूँ उसको। इसको हम चैलेंज भी एज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनेट नहीं था, ठीक है, उसके ना होने के बावजूद लेट्स फाइंड एन अल्टरनेट वे, हम उसके अलावा किस तरह कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप का मैसेज सेंड कर सकते हैं, 15-20 मिनट का मैसेज आपको सेंड किया जा सकता है। ठीक है, वॉइस मैसेज उसमें पूरा लेक्चर होगा, मैं आपको सेंड कर दूँ मोबाइल डेटा ऑन करके। मैं यूट्यूब पे चैनल मैंने बना दिया। अभी चैलेंज स्ट्रेसर है ना आपके लिए कि यू डिटरमिन इट एज अ चैलेंज। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बनाते हैं। ओके, अभी जो हिंड्रेंस और चैलेंज स्ट्रेसेस हैं वो अब देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बेसिकली जो हिंड्रेंस स्ट्रेसेस हैं वो हमारे लिए रुकावट बनते हैं, चैलेंजेस स्ट्रेसर हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, वर्क रिलेटेड एंड नॉन वर्क रिलेटेड। वर्क रिलेटेड क्या है, जो काम से रिलेटेड है, जिस तरह रोल एम्बिग्विटी है, रोल कन्फ्लिक्ट है, एम्बिग्विटी है, ओवरलोड है, हैसल है। अच्छा, जो चैलेंजिंग है वो उसके मुकाबले में है, जिस तरह टाइम प्रेशर, वर्क कम्प्लेक्सिटी, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चैलेंज जनरेट करते हैं। कुछ नॉन वर्क है, नॉन वर्क वो होंगे जो घर के से रिलेटेड होंगे, जो सोशल लाइफ से रिलेटेड होंगे। दो तरह की हमारी लाइफ होती है, एक वर्क लाइफ होती है और एक हमारी सोशल लाइफ होती है। तो ये वर्क लाइफ और सोशल लाइफ को हमने सेपरेट किया हुआ है। तो सोशल लाइफ में देखें, वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट है, आपकी कन्फ्लिक्ट हो जाती है फैमिली में। नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है। ठीक है, इस तरह चैलेंजिंग में होता है, फैमिली टाइम डिमांड्स हैं, पर्सनल डेवलपमेंट है, पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स हैं। तो इनकी वजह से इफेक्ट पड़ सकता है। अब ये किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक इसके लिए हमें। तो ये सारी चीजें बेसिकली स्ट्रेस बढ़ाती हैं। अब आपको यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल स्ट्रेस की नजर आ रही है। प्राइमरी अप्रेजल इज दिस स्ट्रेसफुल, और सेकेंडरी अप्रेजल में होता है उसको ओवरकम मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ट्रांजेक्शन थ्योरी ऑफ स्ट्रेस है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हम डिस्कस करने लगे हैं। वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेसेस है, ये वर्क से रिलेटेड है, और हिंड्रेंस स्ट्रेसेस है। तो हिंड्रेंस रुकावट वाली है, 4 किस्म की है, यहाँ डायग्राम में मेंशन भी है। रोल कन्फ्लिक्ट, रोल एम्बिग्विटी, ओवरलोड और हैसल, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो 4 टाइप्स हैं इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कमिंग क्लास में। तो सॉरी, कमिंग क्लास कह रहा हूँ, कमिंग जो है सेक्शन में हम इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, रोल कन्फ्लिक्ट है फर्स्ट वन। तो रोल कन्फ्लिक्ट क्या होता है, नाम से जरूर है, रोल्स में कन्फ्लिक्ट हो। आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, और उन रोल्स में कन्फ्लिक्ट आ रही है। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा आप जो है ना वो सुबह की क्लास पढ़ो, दूसरे टीचर कहते हैं नहीं बेटा आप आफ्टरनून की क्लास पढ़ो। ठीक है, तीसरा कहता है नहीं बेटा आप जो है ना वो जो 1 बजे क्लास होती है ना वो पढ़ लिया करो। अभी क्या, ये रोल कन्फ्लिक्ट है। आपको रोल समझ नहीं आ रहा, मैंने एक ही क्लास पढ़नी, मैं किस वक्त पढ़ूँ, कौन सी वाली पढ़ूँ। रोल्स में कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आपको आप एक रोल परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें कन्फ्लिक्ट आ रही है, उसमें आपको पता नहीं चल रहा, वो दूसरे रोल के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। ये रोल कन्फ्लिक्ट है आपकी। ठीक है, तो जब आपकी कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन होती है, एक एक जो है वो आपसे बॉस कहता है भाई आपने मैक्सिमम सेल्स करनी है, ऑफिस आओ ना आओ। दूसरा बॉस कहता है भाई ऑफिस क्यों नहीं आते, किधर होते हो आप, आपकी अटेंडेंस नहीं दिखती, आपकी सैलरी काट देंगे हम। अब यहाँ पे क्या हुआ, रोल्स में कन्फ्लिक्ट आ गई। एक कहता है भाई सेल बुलाओ, एक कहता नहीं ऑफिस आओ। ठीक है, तो ये रोल कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। एक टीचर कहता है भाई इंग्लिश बोला करो, दूसरा कहता है नहीं यार कोई जरूरत नहीं इंग्लिश की, ठीक है उर्दू में बात किया करो, कोई मसला ही नहीं है, बस सीखो सही चीजें। अब ये क्या है, ये रोल कन्फ्लिक्ट है। आप कंफ्यूज हो गए, यार मैं अंग्रेजी बोलना या मैं पंजाबी या उर्दू बोलना, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। दिस इज रोल कन्फ्लिक्ट। रोल एम्बिग्विटी है जब रोल्स एम्बिगुअस हो, क्लियर नहीं, आपको टास्क दिया गया है उस पर क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये रोल एम्बिग्विटी है। जिस तरह मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, रोल एम्बिग्विटी होगी। apologies for that because I have some like stresses from the family, तो उसकी वजह से मैं असाइनमेंट नहीं चेक कर रहा। आई विल गेट बैक टू यू पीपल। ठीक है, अब वो रोल एम्बिग्विटी की स्टेट में आप जरूर होंगे।
आपको क्लियर नहीं है असाइनमेंट बनानी कैसे है। असाइनमेंट में क्या होना, मुझे सीआरस ने सेंड की थी, तो आई विल रिपोर्ट देम एंड वी विल हैव अ डिस्कशन। ठीक है, तो उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हुई उनको इम्प्रूवमेंट करके वो आपको प्रिपेयर करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप सो रोल क्लैरिटी आपकी हो जाएगी उससे। तो रोल एम्बिग्विटी है जब आपको रोल्स में क्लैरिटी ना हो, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये नहीं समझ आ रही, तो दैट इज रोल एम्बिग्विटी। रोल ओवरलोड है, समटाइम आपको रोल बहुत बढ़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा काम आपको दे दिया जाता है, आपके डिमांडिंग रोल्स होते हैं, बहुत ज्यादा आपको टास्क मिल गया तो वो रोल ओवरलोड हो गया। आपसे कहा गया सेल भी करनी है, आपसे कहा गया ऑफिस को टाइम भी देना है, आपसे कहा गया आपने एम्प्लॉइज को भी देखना है, आपसे कहा गया यार वो जो हम परचेज कर रहे हैं ना, कराची से माल आ रहा है वो भी जरा देख लेना। अब इतने रोल आपको मिल गए हैं, तो आपको हो सकता है एक रोल अपॉर्चुनिटी कास्ट में चला जाए दूसरे को करते हुए। दिस इज रोल ओवरलोड। इससे भी स्ट्रेस होगी कि आप परेशान होगी, यार मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेली हैसल्स। तो जिस तरह माइनर डे टू डे डिमांड्स दैट गेट इन वे ऑफ कंप्लीशन थिंग्स, छोटे छोटे आप काम कर रहे हो, घर की तरफ से कोई आपको असाइनमेंट मिल गई, बाबा जी का अब्बा जी का फोन आ गया, बेटा ये वाला काम कर दो, मामा का फोन आ गया, ठीक है आप पढ़ रहे हो स्टडी कर रहे हो, बेटा सिलेंडर खत्म हो गया वो तो भरवा दो। अब ये डेली हैसल्स हैं, ये छोटी छोटी रोजाना की एक्टिविटी स्टार्ट होती है और आपकी रूटीन टास्क को, आपकी एक्टिविटीज को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। ये डेली हैसल्स है। टीचर ने क्लास पढ़ानी होती है, उसकी क्लास का टाइम है, अचानक स्टूडेंट आ जाता है, सर तो 5 मिनट चाहिए आपके। अब ये एक हैसल के तौर पे इमर्ज होगा, सर जी ये वाला काम है मुझे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया करें आप भी अपॉइंटमेंट लेके टीचर से मिला करें। ठीक है, एक कल्चर बनाए डिसिप्लिन का और अपॉइंटमेंट्स का, तो उससे टीचर के लिए भी आसानी रहती है और स्टूडेंट को भी प्रॉपर टाइम मिलता है। अब हम लोग भी टाइम नहीं दे सकते, हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वी हैव टू सी मेनी अदर टास्क। ठीक है, आप लोग समझते हैं हमने सिर्फ लेक्चर पढ़ाने हैं, बट देयर आर लिस्ट ऑफ टास्क दैट वी हैव टू डू। हमें भी अक्सर औकात रोल ओवरलोड होता है, और ये हम सारी स्टेट से गुजर रहे होते हैं। समटाइम रोल कन्फ्लिक्ट भी होता है, समटाइम रोल एम्बिग्विटी भी होती है, लेकिन सबसे बड़े इश्यूज होते हैं रोल ओवरलोड के जो हम गुजर रहे होते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव द वर्क चैलेंजिंग स्ट्रेसेस। ये वो हैं जो हमें चैलेंजिंग, हमारे लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती है, उन्हीं को हम एज्यूम कर सकते हैं। जिस तरह आपको बहुत सारे लोड मिला है ना, अब मैं एक पढ़ा रहा हूँ, ओबी की क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक मार्केटिंग का कोर्स भी है, क्योंकि दोनों में ह्यूमन बिहेवियर्स हैं। ठीक है, अब आई टुक दैट कोर्स एज अ चैलेंज, मैंने कहा कोई बात नहीं, करना है, नई लर्निंग होगी, मैं उस पर्सपेक्टिव को भी सीखूंगा। अब ये जो है ये चैलेंजिंग स्ट्रेसर बन गया, इट्स नो मोर हिंड्रेंस स्ट्रेसर। ठीक है, तो आप उसी रोल ओवरलोड को, आप कहें यार ये तो मेरे पास बहुत काम का बर्डन बढ़ गया है, अगर आप उसी को पॉजिटिवली लो, आपको नहीं यार इससे लर्निंग भी तो नहीं हो रही है, वो क्या बन जाएगा, वो चैलेंजिंग स्ट्रेसर बन जाएगा। अब तीन तरह की होती है, सॉरी, ओके, उनमें एक है टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर क्या है, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है, आपको कम टाइम में काम करना होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप रश में फंस जाते हैं, गाड़ी जो है आपने 40 मिनट्स का डिस्टेंस, 40 मिनट्स रह गए हैं, 1 घंटे का डिस्टेंस है, इट्स अ टाइम प्रेशर। इसको आप चैलेंज भी अज्यूम कर सकते हो। नाउ नाउ लेट्स ट्राई यार, ड्राइव करके देखते हैं, चलान भी नहीं करवाना और पहुंचना भी। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अब जब वो कर लोगे, एक दफा आप पहुंच जाओगे और सही से पहुंच जाओगे, सेफली पहुंच जाओगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने ऊपर, यार मैं चला सकता हूँ गाड़ी और कंट्रोल के साथ चला सकता हूँ। अब ये क्या हुआ, एक टाइम प्रेशर ने आपके लिए चैलेंज जनरेट किया एंड दैट स्ट्रेसर हैज इंपेक्टेड यू पॉजिटिवली। अब उसको कंप्लीट करने के बाद आपके इमोशन पॉजिटिव होंगे, वो नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टाइम प्रेशर को एज ए चैलेंजिंग स्ट्रेसर। देन वर्क कम्प्लेक्सिटी है, काम का मुश्किल होना। अगर आपका काम मुश्किल है तो उससे लर्निंग भी तो नहीं है ना भाई, उससे नॉलेज नहीं आएगा, नई स्किल्स आएंगी, नई एबिलिटीज इंप्रूव होंगी आपकी। ठीक है, अब उसको अगर आप यूं एज्यूम करते हो तो दैट इज बेसिकली अ चैलेंजिंग स्ट्रेसर फॉर यू। आप उसको करोगे, आपको पता चल रहा है, आप उससे सीखोगे, नई चीजें आएंगी, तो आपके पास जो है वो स्किल वैरायटी हो जाएगी, स्किल इन्वेंट्री आपकी इंप्रूव हो जाएगी। इफ यू से दैट, तो आप इसको चैलेंजिंग स्ट्रेसर एज्यूम करोगे। देन वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अगर आपको लगता है कि रेफर्स टू द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन दैट अ पर्सन हैज टुवर्ड्स अदर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो वो एक चैलेंजिंग स्ट्रेसर भी हो सकता है। आपको याद हो हमने पढ़ा था जॉब इन्वेस्टमेंट का, कि जब आपकी जॉब इन्वेस्ट की जाती है तो उसमें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी जाती हैं, आपको ऑटोनॉमी बढ़ जाती है, आपकी पावर्स बढ़ जाती हैं, अथॉरिटी बढ़ जाती है। अब वो चीज़ क्या है, वो आपके लिए एक चैलेंजिंग स्ट्रेसर है, आप उसको एज ए चैलेंज एज्यूम कर रहे हो, आप उसको जो है वो एज अ वे ऑफ लर्निंग एज्यूम कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी बेसिकली पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, उसको आप पॉजिटिवली परसीव कर रहे होते हैं। अब ये हो गया हमारे वर्क रिलेटेड जो है हिंड्रेंस एंड चैलेंजिंग स्ट्रेसेस। अब दूसरे हमारे आते हैं नॉन वर्क रिलेटेड, जो हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड होते हैं।
जिस तरह आपकी फैमिली लाइफ सबसे बड़ी लाइफ है, आप अपने वर्क के बाद सबसे ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को देते हो, उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को देते हो। तो उसमें पहला है वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट। तो ये जो वर्ड्स है ना, वो जो वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट, अगर वर्क की पहला वर्ड जो है उसकी वजह से दूसरे वर्ड के ऊपर इफेक्ट होगा, यानी वर्क की वजह से फैमिली में कन्फ्लिक्ट आ रही है। जिस तरह आपके काम में आपको 12 घंटे देने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपकी फैमिली सफर करे, फैमिली जब सफर करेगी तो कन्फ्लिक्ट होने के चांस ज्यादा है। तो अगर जो है वो फैमिली वर्क कन्फ्लिक्ट होगा, तो इसका मतलब है फिर फैमिली की वजह से वर्क लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही होगी। फैमिली आपकी बहुत डिमांडिंग है, फैमिली में मसाइल है, और उसके मसाइल की वजह से आपके वर्क पे आप लेट आते हो, वर्क पे आप आते नहीं हो, वर्क वर्क अपना मुकम्मल नहीं करते हो, तो वो फैमिली वर्क कन्फ्लिक्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली जो वर्ड पहले आता है उसकी वजह से दूसरी जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट है, यानी वर्क की वजह से फैमिली में कन्फ्लिक्ट आ रही है। तो सारी बात है। अब ये क्या है, इट्स नॉन वर्क हिंड्रेंस स्ट्रेस है। बेसिकली क्या हो रहा है कि फैमिली में कन्फ्लिक्ट अराइज हो रही है, तो फैमिली में कन्फ्लिक्ट है तो यू रिमेन इन स्ट्रेस। ठीक है। देन उसके बाद नेगेटिव लाइफ इवेंट्स है, लाइफ में कोई नेगेटिव इवेंट्स हो जाती है, लाइक इवेंट्स की पूरी लिस्ट आपके बुक में गिवन है, उसमें सबसे बड़ा जो लाइफ इवेंट है ना, वो आपके स्पाउस की डेथ है। आपका लाइफ पार्टनर अगर खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाए, तो 100 स्ट्रेस स्कोर पास करता है। उसके बाद आपकी उसके साथ सेपरेशन है, आपकी डाइवोर्स है। अब ये इंटरेस्टिंगली जो फैमिली लाइफ है, दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ वंस। ठीक है, कि उसकी वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रेस फेज होती है। तो ये नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ, ये तो वेस्टर्न स्टडीज हैं, पाकिस्तान की स्टडीज देखें तो मदर की डेथ, फादर की डेथ, ब्रदर की डेथ, वो भी इक्वली हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऑफ कोर्स जो स्पाउस की डेथ है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर आप मैरिड हैं और ज्यादा अरसे से मैरिड है और आपकी एक हैप्पी लाइफ चल रही है, तो आपके स्पाउस की डेथ आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आप वसल्लम जो है हज़रत खदीजा को बहुत याद किया करते थे। ठीक है, और उनकी हमेशा कहते थे कि उससे अच्छी लाइफ पार्टनर कोई नहीं है। ठीक है, अब उनको याद करते थे। अब ये भी एक नेगेटिव लाइफ इवेंट है ना, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। आपको याद हो अमुल हजन एक साल था, हजरत हमजा की शहादत हुई थी उस साल में, हजरत खदीजा की डेथ हुई थी उस साल में। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या है, बेसिकली ये नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं, तो उससे भी आपके ऊपर स्ट्रेस आ सकती है। अगर वो स्ट्रेस आएगी, ऑफ कोर्स आपके ऊपर इफेक्ट होगा उसका। देन फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, कि लाइक आपको फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी हो, जिसमें आपको लग रहा हो घर का किराया कैसे देंगे, सेविंग्स होंगी या नहीं होगी, मैं अपने एक्सपेंस पूरे कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। अब वो जो है वो भी स्ट्रेस काज करती है। अब हर वक्त उसकी सोचों में गुम रहते हैं, तो उससे भी आपको स्ट्रेस होगा। ये भी अगेन देखिए फैमिली का इशू है ना, कि फैमिली के इश्यूज हैं उसकी वजह से आपको स्ट्रेस काज हो रही है। आफ्टर दैट वी हैव फैमिली या नॉन वर्क चैलेंजिंग स्ट्रेस, जिनकी वजह से आप इसको चैलेंज एज्यूम करोगे, उसको आप पॉजिटिवली लोगे। लाइक फैमिली टाइम डिमांड्स हैं। अब जिस तरह अब देखिए ना, आपकी फैमिली एक्टिविटीज हैं या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली आपसे टाइम मांगती है, फैमिली कहती है हमें, बच्चे कहते हैं आपको पार्क हमें ले जाएं, फैमिली कहती है मुझे, वाइफ कहती है शॉपिंग पे ले जाएं मुझे, पेरेंट्स कहते हैं बेटा हमें टाइम दें। यू कैन टेक इट एज अ चैलेंज, ये बर्डन नहीं है। देखिए आप जब उनको ये सारा टाइम देते हो तो यू विल फील कंटेंटेड, आपको एक सुकून मिलता है। आपके बच्चे खुश हंसते हुए आपको मिले, आपकी वैसे ही थकावट उतर जाती है। ठीक है, आपकी मदर जो है वो आपका वेट करें, आपका माथा चूके, आप जाएं, आप उनके पाँव पे हाथ लगाएं, उनको चूमें, तो आपको वैसे ही सुकून आता है। ठीक है। अब ये क्या है, ये फैमिली डिमांड्स है, फैमिली डिमांड कर रही है, तो दैट इज फॉर योर बेटरमेंट, उससे आप में बेहतरी आ रही है, तो दैट इज वाई इट्स अ चैलेंजिंग स्ट्रेस है। फैमिली जितना टाइम मांगेगी, ठीक है, उतना आपके लिए बेहतर भी होगा, आप उतने रिलैक्स होंगे, स्ट्रेस रिड्यूस होगा उससे आपका। तो यहाँ पे पॉजिटिव इमोशन जनरेट हो रहे हैं। पर्सनल डेवलपमेंट है। इसी तरह आप जो है सपोज आप एमफिल में एडमिशन ले लेते हो, बीकॉम ऑनर्स आप कर रहे हो, आप उसके बाद जो है जॉब करना शुरू कर देते हो, और जॉब के साथ आप जो है एमफिल शुरू कर देते हो। आप एमफिल करने में अगर आप नोटिस करें, ये वर्क स्ट्रेसर नहीं है, ये नॉन वर्क स्ट्रेसर है। आप अपने ऑफिस आवर्स से हट के पर्सनल लाइफ जो है, सोशल लाइफ जो है, उसके 3 to 4 आवर्स डेली आप दे रहे हो अपनी स्टडीज को, तो यहाँ पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। अब ये स्ट्रेस है कि आपकी जो है वो एक और बर्डन इंक्रीज हो गया, लेकिन इससे फ्यूचर में आपको फायदा नजर आ रहा है, इट्स अ चैलेंज फॉर यू। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, स्ट्रेस इंक्रीज कम होगा। ठीक है, इससे पॉजिटिव इमोशन जनरेट होंगे, आप में एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हो साथ। देन पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स हैं आपके, जिस तरह लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आती है, आपकी शादी हो जाती है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब बेबी हो जाता है और ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में अल्लाह ताला ने खुशियाँ दी हैं। ठीक है, पेरेंट्स आपके साथ सेटल हैं, वो खुश हो जाते हैं। आपके भाई जो हैं वो, उनकी जो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी बहन भाइयों की शादियों की, आपने कर दी है। ठीक है, ये पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स हैं। अब ये चैलेंजिंग स्ट्रेसेस हैं। अब जिस तरह बहन की शादी करनी है, छोटी बहन है, तो ये आपके ऊपर स्ट्रेस होगी, लेकिन वो चैलेंजिंग स्ट्रेस होगी, क्योंकि उसके बाद आपको पता है वो मुकम्मल होने के बाद आपको खुशी की एक फीलिंग्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये चैलेंजिंग स्ट्रेसेस है, इससे भी जो है बेसिकली इंसान जो है वो
चैलेंजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो फील करता है। अच्छा, अब ये तो हो गया ना, हमने स्ट्रेस को हम इवेल्युएट करते हैं जो हमारे बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि हमारा प्राइमरी अप्रेजल है कि स्ट्रेस है, क्यों है, कैसे है। अब हमने उसको कूप अप करना है, हाउ टू कूप दैट अप। लोग कैसे, यानी ये सेकेंडरी अप्रेजल है हमारी। तो अगर आप पहली लाइन पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शनल थ्योरी स्ट्रेस थ्योरी व्हेन इंडिविजुअल फेस स्ट्रेस प्राइमरी अप्रेजल दे टेंड टू कूप अप स्ट्रेस, उसको कुप अप करते हैं, तो वो सेकेंडरी अप्रेजल है। अब ये हमारे पास बेसिकली नीचे गिवन है, कुपिंग होता क्या है। It refers to the behaviors and thoughts that people use to manage both the stressful demands they face and the emotions associated with those stressful demands. आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेसफुल डिमांड्स जो हैं वो वर्क से रिलेटेड भी हो सकती हैं, नॉन वर्क से रिलेटेड भी हो सकती हैं। वो हिंड्रेंस भी हो सकती हैं, वो चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। अब हिंड्रेंस से हमने पढ़ा था नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं, और जो चैलेंजिंग है उससे पॉजिटिव इमोशन जनरेट होते हैं। अब जो नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं उनको हम कैसे कवर करते हैं, किस तरह ओवरकम करते हैं उन इमोशंस को। अब वो हमारी जो करने का तरीका है दैट इज कॉल्ड कुपिंग, कुपिंग स्ट्रेटेजीज। तो जो भी गलत कुछ हो, गुस्सा आए उसको रोकना, कुपिंग कहलाएगा। ठीक है, आपको बुरी फीलिंग्स आई है उसको रोकना, कुपिंग कहलाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली चार तरह की कुपिंग है, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशनल फोकस कुपिंग। तो इनको हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। इसमें आपको नजर आ रहा है बिहेवियरल कुपिंग है, इन्वॉल्व सेट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ये बिहेवियरल कुपिंग है। कॉग्निटिव को रेफर टू द थॉट्स दैट आर इन्वॉल्वड इन ट्राइंग टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। कॉग्निटिव हमेशा याद रखिएगा मेंटल एबिलिटीज है, मेंटल कैपेबिलिटीज है, मेंटल यूज के साथ रिलेटेड होता है। प्रॉब्लम फोकस कुपिंग है, हम प्रॉब्लम को जो है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी हमारा फोकस जो है वो किस पे होगा, प्रॉब्लम पे होगा। ठीक है, यानी जो जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, ये प्रॉब्लम फोकस है। और इमोशन फोकस जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, ये हमारी इमोशंस फोकस जो है वो कुपिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये फोर हमारी स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम कुपिंग जो है वो अडेप्ट करते हैं अपना। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आपको नजर आ रहा है हाउ डू पीपल चूज अ पर्टिकुलर कुकिंग स्ट्रेटजी। लोग जो है कुकिंग स्ट्रेटजी जो है वो कौन सी अडेप्ट करेंगे, ठीक है, और किसको नहीं करेंगे और किसको करेंगे। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमें समझना होता है। तो उससे पहले हमें थोड़ी जो है वो कुकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में थोड़ा सा एक इलेबोरेटिव सा डायग्राम है या एक टेबल है, उसको जरा हम देख लेते हैं। टेबल 5.3 है आपकी बुक का, मैं आपको वो दिखाता हूँ ताकि हम लोग जो है वो साथ चल सकें, जो बुक में है उसको हम कंप्लीटली डिस्कवर कर सकें। तो लेट्स बैक टू द स्लाइड। ठीक है, मैं इंटेंशनली थोड़ी सी मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो क्लास में इन्वॉल्व रहें, यू सी हाउ दो स्लाइड्स वर बिल्ड। ओके गाइस, तो यू कैन सी ओवर हियर कि एग्जांपल ऑफ कुकिंग स्ट्रेटजीज हम लोग किस तरह कुक अप करते हैं। हमने अभी डिस्कस किया चार तरह की होती हैं, बिहेवियरल है, कॉग्निटिव है, प्रॉब्लम फोकस्ड है और इमोशन फोकस्ड है। अगर आप पहले देखें उसमें आपको बिहेवियरल मेथड और प्रॉब्लम फोकस मेथड्स आपको नजर आ रहे हैं। इसमें यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक तो बिहेवियर्स अडेप्ट करेंगे अपने, और उन बिहेवियर्स की वजह से हम लोग जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह वर्किंग हार्ड है, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम जो है वो अपना बिहेवियर अडेप्ट कर रहे हैं और इससे मसला हल हो जाएगा, प्रॉब्लम फोकस हो जाएगी। सीटिंग असिस्टेंस है, दूसरों से मदद लेना, अब ये भी हमारे बिहेवियर की तब्दीली है, हम लोगों से मदद ले रहे हैं और साथ जब मदद लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। देन एक्वायरिंग एडिशनल रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज लेंगे अगेन, we for that resources we have to ask someone, this is our behavior। ठीक है, और उससे क्या होगी, रिसोर्सेज के अरेंजमेंट से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन सेकंड वन यू कैन सी प्रॉब्लम फोकस में है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी, लेकिन ये कॉग्निटिव है, थॉट से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। जिस तरह स्ट्रेटेजाइजिंग, स्ट्रेटजी बनाना, दिमाग में स्ट्रेटजी बनती है, हम स्ट्रेटजी बनाएंगे मसले को हल करने के लिए। सेल्फ मोटिवेटिंग, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, नहीं यार तुम कर सकते हो, मैंने कर लेना है, इंशाल्लाह मैंने कर लेना है, ठीक है, अल्लाह ने मदद की तो मैंने कर लेना है। अब ये क्या, ये सेल्फ मोटिवेटिंग है, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपनी थॉट्स को बेहतर कर रहे हैं, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चेंजिंग प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी, नहीं रखनी, ठीक है, सोच अपनी बदलनी, उसके साथ भी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे बड़ा तरीका सोच को बदलना है। अब सोच को बदलते हैं तो हो सकता है समटाइम वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं रहती, वो प्रॉब्लम जो है वो एक चैलेंज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उससे आपका मोटिवेशन लेवल और बढ़ जाता है, आपके लिए वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसान हो जाता है। तो अपने थॉट्स, अपने व्यूज, अपने बिलीव्स उनको बदलें, वो जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको बदलें, उससे ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर दैट वी हैव इमोशन फोकस्ड।
ठीक है, इसमें हमने इमोशंस को मैनेज करना है। अब इमोशंस को मैनेज करना है, एक बिहेवियरल है हमारे पास, तो बिहेवियरल में हम कैसे इसको करते हैं, लाइक एंगेजिंग इन अल्टरनेटिव एक्टिविटीज। आप ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो जाएं, यानी बिहेवियर हम चेंज करें ना, हम किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम स्पोर्ट्स करने लग जाएं, जिम करने लग जाएं। ठीक है, अक्सर होता है लोगों को गुस्सा आता है, लोग जिम करते हैं। आप मूवीज में हीरोज को देखते होंगे, अगर फुटबॉलर हीरो है तो किक्स मारता है दीवार के ऊपर, ठीक है, या अगर बॉक्सर है या बिल्डर है तो वो अक्सर पंचिंग पैड के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है। क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बिहेवियर है हमारी, और उससे क्या कर रहा है, अपने इमोशंस को निकालने की कोशिश कर रहा है, अपोनेंट को जहन में ला के जो है पंचिंग पैड पे गुस्सा निकाल रहा है। दिस इज इमोशन फोकस बिहेवियरल मेथड्स। देन सीकिंग सपोर्ट है, लोगों से सपोर्ट लें, उससे भी आपके इमोशंस कम होंगे। आप लोगों को एक्सप्रेस कर, कहते हैं ना कि जब आपको गुस्सा आए तो आप उसका इजहार करें, आपको रोना है तो आप रोएं, कि कोई कंधा ढूंढे जिसमें आप रो सकते हैं। तो जब आप रो रो लेते हैं, दिल हल्का हो जाता है आपका। ठीक है, अब जो जब आप दूसरों के सामने रो रहे हैं, बिहेवियर है आप कर रहे हैं, और उससे आपके इमोशंस जो है वो ड्रेन हो जाएंगे। जब इमोशंस ड्रेन हो जाएंगे तो यू विल फील रिलैक्स। देन वेंटिंग एंगर, वो वेंटिलेटर वाला है, जिस तरह वेंटिलेटर से ऑक्सीजन हम लेते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, इसी तरह आप गुस्से को निकालें। गुस्से को निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंधा ढूंढे आप, लोग ढूंढे, आप अपना गुस्सा निकालें, शीशे के सामने खड़े होकर निकाल लें, खेत में चले जाएं, वहां चीख लें, गुस्सा किसी पे निकाल लें, अकेले खड़े हो जाएं, ठीक है, उसमें वहां हमने जो करना है कर लें। ठीक है, हदीस का मफहूम भी है कि आप तरतीब में उल्टी ना कर दूं, अल्लाह ताला माफ करे, कि अगर आपके हो है वो लेटे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बाहर चले जाओ। ठीक है, अब ये जो है ये बेसिकली हमारे पास वेंटिंग एंगर का एक मेथड है। इसमें भी आप एक्शंस परफॉर्म करें तो वो बिहेवियरल मेथड है, और उससे आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे तो ये हमारा इमोशन फोकस है। आफ्टर दैट वी कैन हैव द इमोशन फोकस के अंदर लास्ट वन है, जिसके अंदर बेसिकली हम कॉग्निटिव यानी अपनी थॉट्स को जो है वो मैनेज करेंगे। लाइक आप अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए अवॉइडिंग कर सकते हैं, डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, इग्नोरिंग कर सकते हैं। अब ये थॉट्स को मैनेज करने के तरीके हैं ना बेसिकली आपके, कि आप अपनी जो है वो मेंटल कैपेबिलिटीज को उनकी मदद से भुला देते हो, किसी को अवॉइड करते हो, डिस्टेंस कर लेते हो, इग्नोर करते हो, तो इमोशंस भी कंट्रोल हो रहे हैं। लुकिंग फॉर द पॉजिटिव इन द नेगेटिव, चीजों में से पॉजिटिव चीजों को ढूंढना, सोच बदलना ना, वही जिस तरह ग्लास होता है हाफ फुल हो हाफ एम्प्टी हो, आप उसको हाफ फुल देखो, आप हाफ जो है एम्प्टी ना देखो, उससे इमोशंस जो है वो पॉजिटिव होंगे। अब देखिए दोनों में इमोशन है, लेकिन एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है। हाफ फुल में पॉजिटिव इमोशन है, हाफ एम्प्टी में जो है वो नेगेटिव इमोशन है दोनों कॉग्निटिव थॉट्स हैं आपकी। एंड देन रीअप्रेजिंग, उसको रीअसेस करेंगे, आपने जो पहले असेसमेंट की थी वो गलत ना हो, दोबारा से असेसमेंट करें, दोबारा से एवेल्युएट करें चीज को। उससे भी हो सकता है आपका जो व्यू पॉइंट है वो बदल जाए। जब व्यू पॉइंट आपका बदल जाएगा तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी इमोशंस अल्टीमेटली जो है वो बेहतर हो जाएंगे। आप उसी चीज को हिंड्रेंस की बजाय चैलेंज देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू कूप इट अप। ओके, ये तो हमारा बेसिक फिनोमिना हो गया। अब लोग इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे उसकी दो रीजन है। एक तो लोगों का बिलीफ, लोगों को क्या लगता है क्या ठीक है। ठीक है, वो लोग हिंड्रेंस से स्ट्रेस सीखते हैं, ये चैलेंज स्ट्रेस सीखते हैं, लोगों का बिलीफ है। फिर वो क्या समझते हैं कि इमोशन को एक्सप्रेस करना बेहतर है, उसको मैनेज करना बेहतर है, इमोशन अहम है या हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम अहम है। जिसको वो अहम समझते हैं उस पर फोकस करेंगे, उनके लिए बिहेवियर मेथड है या कॉग्निटिव मेथड बेहतर है। ठीक है, उसके मुताबिक जो बिलीफ है उसके मुताबिक वो लेके चलेंगे चीजों को। ठीक है, देन उसके बाद डिग्री टू विच पीपल बिलीव दैट अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी गिव देम सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द स्ट्रेसेस। ठीक है, जिस तरह आप देखिए ना कि आप कितना फील करते हैं कि आपको कंट्रोल किसके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि चीजें चैलेंजिंग है आपके लिए और आप चैलेंज को मीट कर सकते हो, आप उसको चैलेंज देखोगे। अगर आपको लगता है आप इस काबिल ही नहीं हो कुछ करने की, तो फिर आप उसको हिंड्रेंस अज्यूम करोगे। तो जिन लोगों की अपनी सेल्फ एफिकेसी कम होती है, जो जिनको अपने ऊपर बिलीफ कम होता है, वो अक्सर चीजों को चैलेंज की बजाय हिंड्रेंस देखते हैं। लेकिन जिन्हें अपने ऊपर यकीन होता है ना, वो उस चीज को चैलेंज के तौर पे लेते हैं और उसको वो बेहतर तरीके से कोप अप कर सकते हैं। अब स्ट्रेस की जो आउटकम होती है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो स्ट्रेन की शक्ल में होती है अक्सर। तो स्ट्रेन जो है वो हमारे पास तीन तरह की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है और बिहेवियरल स्ट्रेन है। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन क्या है, जो हमारी फिजिक से, फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है ना, फिजिकल सिस्टम जो हमारा उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो हमारा बेसिकली फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन है। इसमें चार तरह की हमारे सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करती है स्ट्रेस। इम्यून सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, आपका आपका इम्यून सिस्टम क्या है, आप लोग इसको जानते हैं कि आपकी जो है इम्यूनिटी वो इफेक्ट होती है, वो आपका इम्यून सिस्टम कहलाता है। आपके कार्डियोवेस्कुलर है, हार्ट से रिलेटेड है। इस तरह आप जानते होंगे जब हम स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं तो लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है, लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है,
तो उसका इफेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर है। तो कार्डियोवैस्कुलर में यूजुअली क्या आता है आपका, जिस तरह इंक्रीज ब्लड प्रेशर है, आपकी जो है आर्टरी डिजीजेस हैं, ब्लॉकेज उनमें आ सकती है, फालज हो जाना खुदा ना खास्ता, ये भी कार्डियोवैस्कुलर में ही आ जाएगा आपका, या आपकी जो ब्रेन से रिलेटेड उसमें आ जाएगा। देन मस्कुलस्केलेटन है आपके, तीसरा आपको नजर आ रहा है, जो आपके स्केलेटन स्केलेटन से मस्कुलर मसल से निकला है, और स्केलेटन जो आपका स्केलेटन होता है, बट बोन्स यानी बोन्स और मसल्स के मसाइल। इस तरह अक्सर लोगों के जो है वो मसल्स टाइट हो जाती हैं, शोल्डर्स के मसल्स टाइट हो जाएंगे, बैक के मसल्स टाइट हो जाएंगे, सर में दर्द होगी उनको बहुत ज्यादा। अब ये स्ट्रेस के आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। ये मस्कुलोस्केलेटल आपका सिस्टम इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसके बाद है आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जिससे गैस हो जाती है ना आपके मेहदी का जो सिस्टम है, जिसमें आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाना, आपको जो है वो डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, बदहजमी हो जाना। अब ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिकली स्ट्रेस के आउटकम्स हैं, और ये होती हैं यूजुअली लोगों के अंदर, ठीक है। यंग लोगों में कम होती है यूजुअली, एज बढ़ती जाए तो ज्यादा होती है, लेकिन एज बढ़ने के साथ ये भी होता है कि कुछ लोग जो है वो स्ट्रेस को कूप करने में ज्यादा बेहतर तरीके से उसको लेके जा सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव साइकोलॉजिकल स्ट्रेन्स। साइकोलॉजिकल में आपको नाम से जाहिर हो रहा है जो साइकी से रिलेटेड, आपको डिप्रेशन में चले जाना, एंग्री हो जाना, एंग्जाइटी में चले जाना, हॉस्टिलिटी में, कॉन्फिडेंस का कम हो जाना, इरिटेट हो जाना, चीज़ें भूल जाना, मेमोरी का लॉस हो जाना। अब ये वो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो स्ट्रेस के होती हैं। जो लोगों को, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वो अक्सर का चीज़ें बोलना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें जो है वो गुम होना शुरू हो जाती हैं उनसे, चीज़ें रख के भूल जाएंगे, चीज़ों की प्लेस नहीं पता होगी उनको, ठीक है। मेमोरी लॉस हो जाएगी, चीज़ें जो है पता नहीं होगी कैसे की, ठीक है। एब्सेंस माइंड हो जाएंगे, गुस्सा ज़्यादा आएगा। अब ये सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेन्स हैं बेसिकली जो स्ट्रेस की वजह से होती है, लेकिन इसमें मुसलसल अगर हम स्ट्रेस में रहें तो फिर होता है। देन इनमें से एक जो है वो बर्नआउट भी है, ठीक है। बर्नआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है बेसिकली इमोशनल, मेंटल और फिजिकली जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से। आप थके रहते हैं, मेंटली तौर पे गैर हाजिर हैं, इमोशनली आप फ्लक्चुएशन या उनमें इमोशंस में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, ये तो ये बर्नआउट की स्टेट कहलाती है। फिर उसके बाद हमारे पास बिहेवियरल स्ट्रेन हैं जो आपके बिहेवियर्स में असर होता है। जिस तरह इंसोम्निया हो जाए, रात को आप सो नहीं सकते, आप स्मोकिंग शुरू कर देते हो, अल्कोहल पीना शुरू कर देते हो, ठीक है। आप जो है वो च्युइंग गम जो है उसका इस्तेमाल, अक्सर से कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप जो है वो कच्ची सिगरेट से पके सिगरेट की तरफ चले जाते हो, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही है ना, ये बिहेवियरल स्ट्रेन है, आपके आपके बिहेवियर्स के अंदर जो है बेसिकली वो चेंजेस लेके आ रही हैं। तो दिस इज ऑल वी हैव टू डिस्कस फॉर टुडे। तो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तो बेस्ट विशेस बच्चों आपके लिए, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।